Oh, very good morning. So we are on the chapter that is Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013. तो अब हमने अभी तक देख लिया, बहुत सारे डेफिनेशंस देखे, हमने सेक्शन 1 देखा, हमने बेसिकली पूरा नेशनल पेंशन सिस्टम के फीचर्स देखे. तो आज हम लास्ट पार्ट पर एक छोटा सेशन रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये करेक्ट है. सबसे हम यहाँ पर थे सेक्शन 21 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. अब जो भी रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहता है ऑल इंडिया लेवल ऑनलाइन डेटाबेस के भाई, अरे भाई एक भी अकाउंट में गड़बड़ हो गई, मयूर अग्रवाल का 10,000 की जगह 5,000 की एंट्री हो गई, तो यार केस हो जाएगा इन पे. तो पूरा रिकॉर्ड कीपिंग, लाखों करोड़ों लोग का रिकॉर्ड, पैसा आया गया कई सालों के लिए करना है, उनके रिटायरमेंट के बाद तक भी करना है कि पेंशन फंड से पैसा क्या हो रहा है क्या नहीं. तो ये जो काम है, ये हम बेसिकली अथॉरिटी जिसको रजिस्ट्रेशन देगा वही कर सकता है. अथॉरिटी मतलब कौन? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA. इन जो जिसको रजिस्टर करता है, जिसको ऑथराइज करेगा, वो ही ये काम कर सकता है. सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का काम कर सकता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अथॉरिटी जिसको लाइसेंस देगा, रजिस्ट्रेशन देगा, वही करेगा. सो ये काम क्या करेगा? रिसीव ऑल द डेटा. कलेक्शन हुआ तो एंट्री करो, पेमेंट किया तो उसकी एंट्री करो, करेक्ट है. जो अकाउंट से उसको पे किया गया एंट्री करो, जो अकाउंट में पैसा है एंट्री करो. ये पूरा पेंशन फंड ट्रांसमिट हुआ ये फंड से वहां, पूरा उसका पूरा डेटाबेस मेंटेन करना यही की जिम्मेदारी रहेगी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो देखो, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नीड टू रजिस्टर विद अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब PFRDA. अथॉरिटी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते. अथॉरिटी में ग्रांट रजिस्ट्रेशन टू वन मोर देन वन एजेंसी इन पब्लिक इंटरेस्ट. जैसे समय के साथ रिक्वायरमेंट बढ़ी तो शायद अभी 2 ही है, एक की जगह 2 है, 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं, शायद 4 लोग को परमिट करें. फिलहाल इंडिया में 2 CRA है, दैट इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. मैंने आपको बताया था कार्वी एंड NSDA. करेक्ट. ये क्या काम करता है? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सब्सक्राइबर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस. सब्सक्राइबर किसके टच में? डायरेक्ट CRA के नहीं, वो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, वो ऑफिस में जाता है. अलग अलग पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, अलग अलग ब्रांचेस जहां पर डायरेक्ट सब्सक्राइबर से टच होते हैं. ठीक है. ट्रांसमिटिंग सच इंस्ट्रक्शन टू पेंशन फंड एंड स्विचिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम सब्सक्राइबर. सब्सक्राइबर बोलेगा मेरा फंड स्टॉप करो तो स्टॉप करेगा. सब्सक्राइबर जाकर बोलता है कि मेरा फंड ये रिस्की फंड से नॉन रिस्की फंड में डाल दो तो डाल देगा. तो ये पूरा काम कौन करेगा? दैट इज CRA. अब ये देखना, समझना मेरी बात. अगर ये रेगुलेटेड एसेट का एक मीनिंग है, पहले वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. एक सेकंड होल्ड करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड एसेट? एक मिनट होल्ड करना. हाँ, रेगुलेटेड एसेट मींस द एसेट एंड द प्रॉपर्टी बोथ टैंजिबल इंटैंजिबल ओन लीज डेवलप्ड बाय द CRA. CRA एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सेंट्रल रिकॉर्ड सभी का रिकॉर्ड कीपिंग है. ठीक है. आज ये कुछ भी गड़बड़ करेगा तो लोगों का नुकसान है, सबका नुकसान है. तो आज इनके पास जो भी एसेट है, टैंजिबल फॉर्म में हो, इनटैंजिबल फॉर्म में हो, ये सब रेगुलेटेड एसेट में कवर्ड है. और जैसे CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का हमने रजिस्ट्रेशन कैंसल किया तो यहां पर समझना, उस एसेट पर अधिकार, जितना भी उनके पास पैसा, एसेट, फंड जो भी होगा CRA के पास, उस पे अधिकार अथॉरिटी का आ जाएगा. किसका आ जाएगा? अथॉरिटी. अरे यार सोचो, पूरे इंडिया में सारे पेंशन होल्डर्स, सबका सारा डिटेल्स किसके पास है? CRA के पास. CRA ने गड़बड़ किया तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. जैसे स्टॉक मार्केट में मेरे पास 10 शेयर है, NSE BSE ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे 10 शेयर तो 5 ही बता रहे, तो सबका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. तो CRA अगर बंद होता है तो उनके सारे प्रॉपर्टी एसेट पर अधिकार किसका रहेगा? अथॉरिटी. अब वो अथॉरिटी डायरेक्टली खुद कंट्रोल रहेगा या किसी को अपॉइंट करेगा उनके एसेट को अपने कब्जे में लेने के लिए, या कुछ भी हो सकता है. बट उस सारे एसेट, रेगुलेटेड एसेट्स पर हक किसका रहेगा? अथॉरिटी करेगा. अथॉरिटी मतलब PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो देखो सेक्शन 21 क्या बोल रहा है फाइनल? CRA का रजिस्ट्रेशन, सॉरी ये आज बीमार हो गया पहले लगता. होल्ड करो. CRA का रजिस्ट्रेशन
कंपलसरी नॉट कंपलसरी, कंपलसरी किसके पास? अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के यस तो या रजिस्टर्ड। ठीक है बात। क्या काम करता है? जो जो इंस्ट्रक्शन सब्सक्राइबर से आएगा वो काम करेगा। वो बोलेगा फंड ट्रांसमिट करो, ट्रांसमिट करो, मेरा फंड स्विच करो एक फंड से दूसरे फंड में, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में, तो स्विच करो। ये सारा काम कौन करेगा? सीआरए करेगा। उसके सारे एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड एसेट। रेगुलेटेड एसेट वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। और जब भी इनका रजिस्ट्रेशन रिवोक होगा या एक्सपायर होगा, कैंसिल होगा, उस एसेट पर अधिकार किसका रहेगा? अथॉरिटी का, बाय इटसेल्फ और थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर और पर्सन नॉमिनेटेड बाय इट। वो खुद ही कंट्रोल करेगा उसके एसेट को, या किसी को अपॉइंट करेगा उसको, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बोलेगा सारे एसेट्स का कंट्रोल अपने पास ले। सेक्शन 21 डन। वैसे ही पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो इनके टच में रहता है, वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मतलब जो डायरेक्टली सब्सक्राइबर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अलग अलग ब्रांचेस, ऑफिसेस, कम से कम 200 प्लस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होंगे इंडिया में। जस्ट देखते हैं अबाउट पीओपीज, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कितने सारे हैं, देखो समझना। केवाईसी फॉर्म भराते हैं, वेरीफाई करते हैं, नाम एड्रेस चेक करते हैं, उनका घर जाके वेरीफाई करके आते हैं, ये सब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। ये एक अलग एजेंसी है जो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहा है। लिस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, उनका फॉर्म फिल करवा के लेना, आईडी प्रूफ चेक करना, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ा काम है यार, ऑल इंडिया लेवल पे। इट्स नॉट अ जोक और वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज रिकॉर्ड कीपिंग सही होना चाहिए। कल मयूर अग्रवाल, मैंने फंड डाला, दूसरा मयूर अग्रवाल के पेंशन फंड लेके चला गया, मेरा तो नुकसान है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये वेरीफाई करना। होल्ड करो, आएगा। एक काम करो, जब तक लिखो सेक्शन 21 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सेक्शन 21 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। देखो, पीओपीज, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट, रेलीगेयर, ये वो इतने सारे कंपनीज है जो काम कर रहे हैं, बैंक्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉर्पोरेट्स भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये देखो 263 डीसीबी बैंक, पुणे डिस्ट्रिक्ट बैंक, ये सब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू फॉर लिस्ट ऑफ पीओपीज कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड विद पीएफआरडी, कॉर्पोरेट्स, ठीक है। ये यहाँ पे कॉर्पोरेट में थोड़े कम है, बैंक्स वगैरह थोड़े ज्यादा है। पीओपीज एसी, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग हैं, ठीक है ना, ब्रोकर्स, वो जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स होते हैं, ये सब इनका है, ये सब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। बट ज्यादातर बैंक्स दिख रहे हैं जो मेरे हिसाब से। ये देखो पीओ पहले वाला जो था, ठीक है। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप पहले 21 में लिखना, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट आएगा रजिस्ट्रेशन विथ अथॉरिटी। फर्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन विथ अथॉरिटी, इनको रजिस्ट्रेशन करना है। आगे लिखना उसी में डैश करके, अथॉरिटी विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अथॉरिटी विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अथॉरिटी विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फंक्शंस में चाहता हूं कि आप देख कर लिखो, आराम से समझ के लिखो। हम क्या पढ़ रहे हैं? सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। फंक्शन
ओके, आई होप आपने लिख लिया है फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब मैं बोलूंगा रेगुलेटेड एसेट, नीचे लिखो आप रेगुलेटेड एसेट। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन, दूसरा पॉइंट है फंक्शंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट रेगुलेटेड एसेट, उसमें आप लिखोगे इट मींस दोज एसेट एंड प्रॉपर्टीज, इट मींस दोज एसेट एंड प्रॉपर्टीज whether tangible or intangible, whether tangible or intangible, which is belonging to central record keeping authority agency, whether tangible or intangible, which is belonging to central record keeping agency। ठीक है, तो अगर जिस दिन ये CRA का हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, रिवोक किया, एक्सपायर हो गया, तो उसके सारे रेगुलेटेड एसेट्स पर हक रहेगा अथॉरिटी का। किसका रहेगा? अथॉरिटी का। देखो वहां पे नीचे लिखोगे ऑन एक्सपायरी और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन एक्सपायरी और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, on expiry or revocation of registration, the authority shall take over the regulated asset, the authority shall take over the regulated asset। चलिए, अभी हम आते हैं POP, that is point of presence। मैंने आपको बोला ऑल इंडिया लेवल 10 लाख 1 करोड़ लोग पेंशन फंड में पैसा डालेंगे, उनका KYC मेंटेन करना, फॉर्म कलेक्ट करना, फॉर्म फिल कराना, फॉर्म भेजना, फॉर्म की एंट्री करवाना, ये सारा, फिर ये सारा डेटा जाएगा ऑब्वियसली एंड में CRA के पास। ये CRA एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी, बट अलग अलग लोग ऑल इंडिया लेवल पेंशन फंड्स के बारे में कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो POP का काम कर रहे हैं, ये भी तो सही लोग होने चाहिए, ये तो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। आज इन्होंने सपोज कल उठ के मैंने अगर पेंशन फंड में फंड पैसा डाला और इन्होंने कोई दूसरे मयूर अग्रवाल का फोटो लगा दिया और उसका डिटेल डाल दिया, तो मैं तो मर गया। तो ये तो ग्राउंड वर्क कम कर रहे, तो इनको भी रजिस्टर होना पड़ेगा, ये लोग को भी PFRDA के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही ये लोग पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का काम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, सेम पॉइंट है कॉमन। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस शैल बी रजिस्टर्ड विथ अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब कौन? PFRDA। ठीक है ना बात? एंड अथॉरिटी में इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पॉइंट कॉमन है। क्या काम करता है? रिसीव कंट्रीब्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब फॉर्म, मेरा पैसा कहाँ लगना चाहिए, ट्रांसमिटिंग देम टू ट्रस्टी बैंक्स और CRA। पैसा रहेगा तो बैंक के पास जाएगा, और रिकॉर्ड फॉर्म रहेगा वो CRA के पास जाएगा। पेइंग आउट बेनिफिट्स टू द सब्सक्राइबर, उनका सारा पे आउट वगैरह अरेंज करना, फॉर्म भरा के देना, करेक्ट है? ये सारा काम कौन करेगा? पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। एक काम करो, लिखो हेडिंग पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सेक्शन 22, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सेक्शन नंबर 22। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सेक्शन नंबर 22, सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका रजिस्ट्रेशन। क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो लोग को भी अथॉरिटी के पास रजिस्टर होना है, और वो लोग को भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो ही वो काम रजिस्टर्ड लोग, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करते हो तो वैसे वो भी करेंगे, करेक्ट? उसके बाद फंक्शंस आप देख के लिखोगे, स्टार्ट राइटिंग फंक्शंस। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
आई होप आपने लिख लिया फंक्शंस ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस. Terms and regulation, they will obviously work as per the rules, regulation by authority and terms and conditions given by them. तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है. अब हम आते हैं पेंशन फंड. फंड मतलब जहाँ पे पैसा आएगा, क्लियर कट है. तो द अथॉरिटी में परमिट वन और मोर पेंशन फंड. ओके, अलग अलग टाइप के पेंशन फंड्स होते हैं, ठीक है. लाइक कोई रिस्की फंड, नॉट रिस्की फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेस्ड फंड, या हो सकता है स्टॉक मार्केट फंड. तो एक टाइप का फंड नहीं होता है, मल्टीपल फंड ऑप्शन है. आपको डिसाइड करना है आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है. थोड़ा बहुत क्या मिक्सचर लेना है, थोड़ा रिस्क थोड़ा सिक्योरिटी. तो अथॉरिटी में परमिट वन और मोर पेंशन फंड. फंक्शन ऑफ द फंड इज टू रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेट इट एंड देन पे बैक. पैसा आएगा, जमा होगा, इन्वेस्ट होगा और उसको पे बैक करेंगे. नंबर ऑफ पेंशन फंड may vary depending upon the public interest. At least one pension fund is by government company. अलग अलग पेंशन फंड के लोग हैं. फंड, अरे वो क्या करते हैं समझना. जैसे गवर्नमेंट पेंशन फंड, एग्जाम्पल LIC फंड. अब LIC को परमिट किया तुम पेंशन फंड कलेक्ट करो, जो भी फंड को इन्वेस्ट करो मार्केट में, उसको इन्वेस्ट करके कमाओ और लोगों को दो. तो एक तो गवर्नमेंट कंपनी का चाहिए, क्योंकि लोगों को एक गवर्नमेंट फंड पे बहुत ज्यादा विश्वास है. ठीक है ना, बात दिखाता हूं मैं. लिस्ट ऑफ पेंशन फंड्स देखो कितने सारे कंपनीज फंड ले रहे हैं. गवर्नमेंट सेक्टर के तीन है, LIC, SBI, UTI. LIC पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड, UTI. एंड प्राइवेट सेक्टर में देखो HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, LIC पेंशन फंड. LIC दोनों में आया है, SBI भी आया दोनों में, UTI भी आया, और बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट कंपनी. तो ये लोग पेंशन फंड है, ये लोग लोगों के फंड को इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास पैसा आता है, उसको सेव करते हैं, लोगों को देते हैं. तो ये लोग फंड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है. डेटा मैनेजमेंट में, डेटा मैनेजमेंट के लिए CRA कि क्या है, बट डेटा कि भाई मयूर अग्रवाल ने LIC पेंशन फंड में पैसा डाला है, मयूर अग्रवाल के पापा ने एग्जांपल SBI में डाला हुआ है, फिर SBI वो फंड को इन्वेस्ट करेगा. बट वो जो भी करेगा इन सबका अकाउंट एक्सेस में रहेगा. इन सबका बैंक अकाउंट का रहेगा एक्सेस. वो गया ट्रस्टी बैंक, करेक्ट है. ये लोग आपके फंड का प्लानिंग करेंगे, फंड को इन्वेस्ट, अरे पैसा सिर्फ लेके रखेंगे थोड़ी, उसको ग्रो करना है ना. तो ये लोग पूरा क्या करेंगे, बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे. तो ये सब हो गए पेंशन फंड. ओके, तो यहाँ देखो लगभग 7 पेंशन फंड है इंडिया में फिलहाल. और अगर समय के साथ जरूरत पड़े तो ये लोग के पेंशन फंड भी और बढ़ा देंगे. कौन बढ़ाएगा, दैट इज वी कॉल एज PFRDA. तो रीड करो एक मिनट. Authority may permit one or more pension fund. They receive contribution, accumulate them, and make payment to the subscriber. Number of pension fund determined by authority may vary according to the public interest. At least one pension fund shall be government company. एक क्या तीन है उधर. रेगुलेशन, ये लोग भी रेगुलेटेड है, ये रेगुलेशंस फॉलो करेंगे. सही, ये लोग को भी रेगुलेशंस होते हैं. हाँ, इनके रेगुलेशंस अलग है, दिखाता हूँ मैं आपको. एक सेकेंड. ये इंटरमीडियरी पेंशन फंड, इनके रेगुलेशंस देखो. इनके लिए भी रेगुलेशंस किसने बनाया है, PFRDA. देखो ये दिख रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन फंड सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट पेंशन फंड रेगुलेशन 2015, 2016. ये सब इनके रेगुलेशंस है जो इनको कंप्लाई करना है. स्टार्ट राइटिंग द सेम. पेंशन फंड के बारे में लिखो.
ओके, तो आपने आई होप रेगुलेशंस का लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कंपनीज, इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन एसोसिएशन, फॉरेन बेसिकली क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एनी पर्सन। आज हम अगर फॉरेनर्स को अलाउ करेंगे कि पेंशन फंड की कंपनी चलाओ या पेंशन फंड का कंपनी खोलो और हमारे लोग फंड में पैसा डालेंगे, ये फॉरेनर्स, वी आर गिविंग आवर फ्यूचर इनटू द हैंड्स ऑफ फॉरेनर्स। थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज अगर मैं 30 साल तक वेट कर रहा हूँ मेरे पैसे के लिए, 30 साल बाद क्या होगा, वो कंपनी का क्या सिनेरियो रहेगा, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 24 पास किया थ्रू दिस एक्ट, 2013 एक्ट। देखो क्या लिखा है, द एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर बाय फॉरेन कंपनी इन पेंशन फंड। ये जो पेंशन फंड थे ना, कौन से पेंशन फंड, ये देखो, ये पेंशन फंड में लिस्ट ऑफ पेंशन फंड, ठीक है। तो अभी सपोज LIC पेंशन फंड लिमिटेड कंपनी है भैया, या फिर कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, ये कंपनी के अंदर 100% शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स का है, मतलब ये कंपनी की डिसीजन जो शेयर होल्डर फॉरेनर्स है, फंस जाएंगे ना भाई। सपोज एग्जांपल है कि HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का शेयर होल्डर 100% शेयर फॉरेनर लगा है, तो हम अगर हमारा पैसा है कंपनी के पास है और ये कंपनी के शेयर होल्डर बाहर वाले हैं, तो हम तो फंस गए। तो इसीलिए इन्होंने बोला सेक्शन 24 के तहत, द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ बाय फॉरेन कंपनी इन पेंशन फंड शैल नॉट एक्सीड 26% और एज पर वॉट एवर इंश्योरेंस कंपनी इज अलाउड विच एवर इज हायर। 26% से ज्यादा शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स को नहीं देना है, एक हद तक देना है, ये फंड कंपनी ग्रो होनी चाहिए, थोड़ा तो अलाउ करना है, बट पूरा कंट्रोल नहीं देना है। तो 26% इज द मैक्सिमम शेयर होल्डिंग बाय फॉरेनर्स इन द पेंशन फंड कंपनीज। समझे मेरी बात। अब व्हाट इज फॉरेन कंपनी फॉर दिस पर्पस, फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। जो भी फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, वो हिसाब से यहाँ पर फॉरेन कंपनी माना जाएगा। फॉरेन कंपनी कंपनीज एक्ट में अलग है, फॉरेन कंपनी इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, तो यहाँ के एक्ट के लिए फॉरेन कंपनी मींस एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी पेंशन फंड में पैसा आएगा, लाइक LIC ने कल उठकर, ये कंपनी है LIC पेंशन फंड, इनके पास पैसा है, सब 10,000 करोड़ पेंशन फंड है। अब ये उठ के US के अंदर पैसा लगा रहे, नहीं, वैसे बाहर वाले इस कंपनी में पैसे नहीं लगा सकते और ये कंपनी बाहर पैसा नहीं लगा सकते। बाहर वाले इस कंपनी में पैसा 26% तक लगा सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। बट यहाँ की कंपनी पेंशन फंड बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नो पेंशन फंड शैल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया द फंड्स ऑफ द सब्सक्राइबर। पैसा इंडिया के बाहर नहीं लगेगा। सेक्शन 24, 25 आप लिखोगे।
ओके, तो नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिखोगे आप. एंड द लास्ट पार्ट फॉर द चैप्टर ओनली, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पेंशन फंड, इन सबको ऐसे किसको भी पर रजिस्ट्रेशन नहीं है कि मयूर अग्रवाल चालू कर दो तुम पेंशन फंड कंपनी, एक काम करो रामलाल तुम चालू कर लो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग. ये लोगों के लिए कुछ क्राइटेरियाज है कि भाई क्या ये क्राइटेरिया पूरा होने के बाद ही ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर सकते हैं सीआरए, या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पीओपी का काम कर सकता है, या फिर पेंशन फंड कंपनी चला सकता है कि लोगों का फंड लेके इन्वेस्ट करना, लगाना, करना. ऐसे किसको करोड़ों का पैसा थोड़ी ना दे देंगे. कल उठकर अगर एक अनपढ़ आदमी 10वीं पास हो बोलता है मैं जाकर पीएफआरडीए को बोलता हूँ मुझे पेंशन फंड कंपनी का परमिशन दो, मैं चलाऊंगा, उसने 10,000 करोड़ उसके भरोसे दे दिया, उसकी खुद का भरोसा नहीं, लोगों का पैसा कहाँ सेफ रहेगा. तो वो लोगों के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यू नो, फॉर समथिंग देयर शुड बी सम बेंचमार्क. तो वो बेंचमार्क अलग अलग होता है, लाइक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. जैसे इंश्योरेंस कंपनी में 1,000 करोड़ का खुद का ओन फंड चाहिए, तो अब तुम पेंशन का फंड कमा, यू नो, इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हो. रास्ते पे कोई भी 10वीं पास है और इंश्योरेंस बेच रहा है, खुद की कंपनी चला रहा है, इंश्योरेंस का नहीं चलेगा. तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आज तक उनका गुडविल क्या है, एबिलिटी टू प्रोवाइड गारंटीड रिटर्न्स. भाई तुम कैसे कमाओगे ये बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है, लोगों का पैसा तुम ले रहे हो बट तुम इन्वेस्ट करके कमाओगे कैसे. कॉस्ट एंड फीस, जोग्राफिकल रीच, आज मेरा रीच क्या पूरे इंडिया लेवल पे है या एक आधे स्टेट पर है. कस्टमर बेस, ऑलरेडी मेरे पास कितने मेरे से जुड़े हुए लोग हैं. आज मेरे पास 2 लाख बैंकर्स का ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बट मयूर अग्रवाल से 2 लाख लोग थोड़ी ना जुड़े हुए हैं. तो मयूर अग्रवाल जा रहा है, बोला मेरा रीच बहुत है, अरे नहीं, कस्टमर रीच भी तो देखा जाएगा. उसके बाद आईटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, स्टाफ कितने एंड अदर मैटर्स, ये सब देखते हुए आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा. या तो सीआरए का मिलेगा, या तो पीओपी का मिलेगा, या तो आपको पेंशन फंड का मिलेगा. आपको डिसाइड करना है, बट ये सब हम स्टडी करेंगे कि आपके पास कैपिटल कितना है खुद का, पास रिकॉर्ड क्या है, कस्टमर बेस क्या है, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जोग्राफिकल रीच क्या है, जोग्राफिकल रीच क्या है, सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी आपके पास अवेलेबल है. ये सब ध्यान में रखते हुए आपको पीएफआरडीए परमिशन देगा कि तुम ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. तो लिखो नीचे, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए, eligibility norms for CRA, POP, pension fund. Eligibility norms for CRA, POP and pension fund. Point 1, minimum capital requirement, खुद का पैसा कितना है कंपनी, minimum capital requirement. Point 2, ability to provide guarantee returns, ability to provide guarantee returns. Then past track record, पिछला आपका हिस्ट्री क्या है, गुडविल कितना है, past track record. उसके बाद geographical reach, geographical reach, customer base, customer base. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बैकएंड सपोर्ट, सॉफ्टवेयर कितने हैं, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, मैन पावर कितना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर फैक्टर्स, ओके. तो दिस एक्ट इज टोटली डन, वेरी स्मॉल एक्ट, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है बात. वी आर डन फॉर द डे. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.